नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और प्रश्न 2 कुछ इस प्रकार है। तो प्रश्न 2 में आपको हिंदी में या शब्दों में आपको प्रश्न लिखा होगा और इससे आपको समीकरण बनाने, क्या बनाने, समीकरण बनाने, फिर उसको विलोपन विधि से हल करना है। प्रश्न में लिखा होगा इसको विलोपन विधि से हल करो। अगर परीक्षा में कोई भी विधि नहीं बोली जाए तो आप अपनी विलोपन भी लगा सकते हो, ग्राफी विधि भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हो, और चौथी विधि एक और आएगी इसके बाद, वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन जब परीक्षा में बोला जाए कि विलोपन विधि से करना है तो आपको विलोपन विधि से ही करना है। इसी तरह के सवालों में पहले क्या करना है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आपको समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद उसको विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, जो चीज निकालनी है या जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ उसको हमेशा x और y मानना है। तो हमें क्या निकालना है, भिन्न। और इस तरह का सवाल हमने प्रश्नावली 3.3 में भी किया था। तो क्या लिखेंगे, जिस चीज को निकालना उसको हमेशा आपको एज्यूम करना है। माना कि भिन्न, क्या है, माना कि भिन्न x/y के रूप ही है। माना कि भिन्न x/y के रूप ही है। तो x क्या हो जाएगा अपना अंश, ऊपर वाला हमेशा अंश होता है और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हर। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो ये अंश में एक जोड़ दिया जाए, और हर में से एक घटा दिया जाए तो हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक में बदल जाती है। ये भिन्न एक में बदल गई। दूसरा क्या लिखा है, भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो दूसरे में देखो, अंश में तो कोई भी जोड़ने घटाने की बात नहीं हो रही है, इसलिए अंश को लिखेंगे ऐसा का ऐसा। हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में क्या हो जाए, एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 के रूप में हो जाती है। एक बार वापस देख लो। तो सबसे पहले जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है उसको x और y मानना है। तो हमने माना कि भिन्न x/y के रूप की है। फिर दे रखा था कि यदि अंश में एक जोड़ने पर, अंश में एक जोड़ने पर, हर में से एक घटाने पर, हर में से एक घटाने पर भिन्न एक हो जाती है। फिर आगे दे रखा था कि यदि हर में एक जोड़ने पर, हर में सिर्फ जोड़ना है, अंश में न तो जोड़ना है न तो घटाना है, तो अंश को मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। अब थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लो। इसके नीचे भी लिख दो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणन दोनों तरफ। तो 1 और इसके साथ गुणा तो ये हो गया x+1 बराबर y-1। तो x - y बराबर -1 तो ये हो गया x - y बराबर -2। समीकरण नंबर 1। इसको भी सॉल्व करो। 2x बराबर y+1, हमेशा वज्र गुणन करना है या क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2x - 1 बराबर समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ समीकरण नंबर 1 क्या है, x - y बराबर -2। समीकरण नंबर 2 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। और विलोपन विधि में हम क्या करते थे, विलोपन विधि में हमें एक चर को हटाना है। या तो हम x को हटाएंगे या हम y को हटाएंगे। जोड़ने या घटाने पर किसी भी चर को हटाना है। अगर गुणांक समान है तो सीधा हट जाएगा, अगर गुणांक समान नहीं तो पहले गुणा करके गुणांक को समान बनाएंगे, उसके बाद एक चर को हटाएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ भी y1 और y दोनों y है, दोनों माइनस के हैं। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर समान चिन्ह है तो हमेशा घटाना है, समान चिन्ह है तो हमेशा क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, और जब समीकरणों को घटाएंगे तो हमेशा चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट। ये अपना हो गया माइनस का x बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो x बराबर आ गया 3। अब x बराबर 3 का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 रखने पर समीकरण नंबर 1 में 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2 -3, ये इधर जाके हो गया माइनस, तो -y बराबर -5। तो ये कैंसिल आउट तो y बराबर अपना हो गया 5। तो x का मान तो है 3, y का मान है 5। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, x/y बराबर हो गया 3/5। ये इसका हो गया आंसर। अब देखो चेक भी कर लो आप कि हर में एक जोड़ने पर तो 3 में एक जोड़ेंगे 4, अंश में एक घटाने पर तो 5 में से घटाएंगे 4, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1। मतलब आपने सही किया है। दूसरा देखो, हर में तो कुछ, अंश में तो कुछ नहीं जोड़ना है, हर में एक जोड़ने पर तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 3/6 हो जाएगा 1/2। इस प्रकार आपको प्रश्नों को करना है हल। तो हमारी भिन्न हो गई 3/5। अब हम करते हैं सवाल नंबर दूसरा, जो कुछ इसी प्रकार है। सवाल नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष 50 नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को एक बात समझते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 2 लड़कियां नूरी व सोनू।
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो आपको क्या क्या निकालना है? नूरी की और सोनू की आयु निकालना है। और प्रश्न में जो भी जिसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह हो उससे हमेशा एक्स और वाई मानना है। और आयु वाले सवालों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमेशा आपको एक टेबल बनानी है, उसके बाद आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो हम टेबल बना रहे, तो क्या दो दे रखी है? पहली है नूरी, दूसरी है सोनू। और पहले कॉलम में हमेशा क्या आएगा? वर्तमान आयु। क्या आएगा? वर्तमान आयु। पहले कॉलम में हमेशा वर्तमान आयु आएगी, वर्तमान आयु। फिर क्या दे रखा है इसने? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो लिख दो 5 वर्ष पूर्व। फिर क्या दे रखा है उसने? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात जो दे रखा है उसको लिखेंगे कॉलम 1। तो हमेशा आपको टेबल बनानी है, तो सबसे पहले दो जो लोग हैं उनके नाम लिखेंगे। फिर हमें पहले कॉलम में हमेशा वर्तमान आयु आएगी, फिर जो प्रश्न में दे रखा है उसको लिखेंगे। अब एक को मानेंगे x, एक को मानेंगे y। तो माना कि नूरी की आयु x वर्ष है, सोनू की आयु y वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। अगर अब किसी की आयु 10 साल है तो 5 साल पहले हो जाएगी 10 - 5, तो 5 साल पहले क्या होगी? x - 5, y - 5। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। अगर आज किसी की आयु 10 साल है तो 10 साल बाद उसकी हो जाएगी 10 + 10। पश्चात पूछे तो प्लस करना है, पूर्व पूछे तो घटाना है। आयु वाले सवालों में विशेष ध्यान रखना, जब भी पूर्व पूछे तो हमेशा घटाना है, पश्चात पूछे तो हमेशा जोड़ना है, या बाद में पूछे तो आपको प्लस करना है। तो 10 साल बाद हो जाएगी x + 10, y + 10। अब प्रश्न में दे रखा है, देखो ये तो हो गया अपना काम। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब इसकी बात चल रही है, इसकी इस टेबल की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 गुनी किसकी थी? सोनू की आयु की। बस ये हो गया अपना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसी प्रकार दूसरा देखो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात, तो ये बात चल रही है इसकी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। अब इन दोनों को करेंगे सॉल्व, तो हमें 2 समीकरण मिल जाएंगे। तो वापस देखो, इसमें लिखा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। अब इनको करेंगे सिंपल। आयु वाले सवालों में हमेशा टेबल बनानी है, इससे अपना काम हो जाएगा आसान। x - 5 3 से गुणा करो, 3y - 15, y को लाओ इधर, x - 3y बराबर -15 + 5, ये 5 उधर जाके हो गया प्लस। तो x - 3y सॉरी हाँ बराबर -10, समीकरण हो गया अपना 1। इसी प्रकार इसको सॉल्व करो, x + 10 बराबर 2y + 20, y को लाओ x के पास, 20 - 10, तो ये हो गया अपना x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं इसको थोड़ा रफ करके इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 और 2 मैंने लिख दिया। अब इनको विलोपन विधि से क्या करना है? हल। तो विलोपन विधि के लिए किसी भी एक चर को हमें गायब करना है या हटाना है, जोड़ने या घटाने पर किसी भी एक चर को हटाना है। तो देखो यहाँ x का गुणांक समान है, हट सकता है, और दोनों का साइन भी कैसा है? दोनों प्लस के। जब समान साइन आए तो हमेशा समीकरण को घटाना है। समीकरण को क्या करना है? घटाना है। देखो दोनों प्लस के, इसलिए हम समीकरण दोनों को घटाएंगे, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो ये लाइन खींच ली, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। और जब भी समीकरणों को घटाना है साइन को हमेशा चेंज करना है, जोड़ने पर ऐसा मत करना, घटाने पर साइन हमेशा क्या हो जाते हैं? चेंज। प्लस का हो गया माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, ये पूरा कट गया। अब 3 में से 2 गया, माइनस की संख्या बढ़ी थी, माइनस का y आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान लगता है माइनस का, माइनस से कट गया माइनस, तो y बराबर आ गया 20। अब ये y का मान समीकरण इसमें लिखो या इसमें लिखो, तो मैं समीकरण नंबर 2 में लिख रहा हूँ। y का मान, क्योंकि इसमें 2 ही लिखा हुआ है, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप भले 1 में रख के भी आंसर निकाल सकते हो रखने पर। तो x - 2 × 20 बराबर 10, x माइनस ये हो गया अपना 40 बराबर 10। तो x बराबर अपना आ गया 10 + 40, तो x बराबर अपना आ गया 50। तो x आपने क्या माना था? नूरी, और y आपने क्या माना था? सोनू। तो नूरी की आयु तो अपनी क्या हो गई? नूरी की आयु 50 वर्ष है। नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु 50 वर्ष, और सोनू की आयु क्या है? सोनू की आयु 20 वर्ष। सोनू की आयु कितनी है? 20 वर्ष। इस प्रकार आपको सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न तीसरा कुछ इस प्रकार है,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करनी है। जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसे हमेशा एक्स और वाई मानना है। तो इस तरह का सवाल हमने प्रश्नावली 3.3 में भी किया था, फिक्स पैटर्न के सवाल है, बस उसमें विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि लगाई थी, इसमें विलोपन विधि लगानी है। तो सबसे पहले आपको बताइए कि दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है? 47, 89, 50 और भी हो सकती है। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे 40 + 7, इसको लिखेंगे 80 + 9, इसको लिखेंगे 0, लिख सकते हो। तो इसका प्रसार अगर करना हो तो क्या लिखेंगे कि 4 × 10 + 7। इसका मतलब इकाई के अंक को हमेशा 1 से गुणा करेंगे, दाई के अंक को हमेशा 10 से गुणा करके लिखेंगे। तो दो अंकों की संख्या x और y में क्या होगी? x और y। तो इसका प्रसार क्या होगा? इकाई का अंक तो है y, तो y तो ऐसा का ऐसे, दाई का अंक को 10 से गुणा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। अगर इसके अंकों को उल्टेंगे, मतलब इकाई का हो जाएगा दाई, दाई का हो जाएगा इकाई, तो वापस होगी वो बात, दाई के अंक को 10 से गुणा करना, इकाई के अंक को x से। तो जब भी संख्या वाला सवाल आए तो हमेशा प्रसार इसका इंपॉर्टेंट, प्रसार मतलब ये वाली चीज, ऐसे संख्या को लिखना, न कि संख्या को ऐसे लिखना। इसका प्रसार महत्वपूर्ण है, जब तक प्रसार में नहीं लिखोगे आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो मैं प्रश्न को कर रहा हूं स्टार्ट। इस तरह का सवाल हमने प्रश्नावली 3.3 में भी किया था। तो क्या लिखेंगे? माना कि वह संख्या, या माना दो अंकों की संख्या, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है? दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, जिसका प्रसार, हमेशा प्रसार इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रसार क्या हो जाएगा? 10x + y, क्योंकि इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे, दाई के अंक को 10 से। अब तथा अंकों को उलटने पर, तथा संख्या के अंकों को उलटने पर, संख्या के अंकों को उलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर या उलटने पर, पलटने पर बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, तो पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी? y और x। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा? जिसका प्रसार, जिसका प्रसार। तो मैं यहाँ प्रसार लिखना भूल गया हूं, इसका प्रसार, जिसका प्रसार क्या हो जाएगा? तो दाई को करेंगे 10 से गुणा, इकाई को करेंगे 1 से गुणा। अब प्रश्न में क्या दे रखा है देखो, कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक मतलब इकाई और दाई, तो इकाई प्लस दाई, अंकों का योग क्या है? 9। समीकरण बन गया अपना 1। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो इकाई और दाई का योग, मतलब इकाई प्लस दाई कितना हो गया? 9। अब दूसरा समीकरण बनाना, तो दूसरा समीकरण दे रखा है इसने कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना, ये 9 गुना कर दिया, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 90x + 9y बराबर 20y + 2x, x को x के पास, y को y के पास ले आओ, तो 90x + 9y - 20y - 2x बराबर 0। पूरे को मैंने ले लिया इधर, अब 90 में से 2 गया, तो इसको पूरे को लिया इधर, तो बराबर आ गया 0। अब देखो 90 में से x को हमेशा x में से घटाना है, तो ये हो गया 88x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि 20 में से 9 गया, क्या आ गया? माइनस का 11y। अब इसमें से 11 को ले लो कॉमन, तो ये हो गया 8x - y बराबर 0। 11 चला गया उधर भाग में, तो क्या आ गया? 8x - y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अब दोनों को विलोपन विधि से हल करके इसका आंसर निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ y प्लस का है, या y माइनस का है, तो काम आसान हो जाएगा। तो एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि दोनों के अलग अलग साइन है, तो समीकरण 1 + समीकरण 2, और जोड़ने पर हमें साइन चेंज नहीं करने। तो ये हो गया अपना 9x और ये हो गया अपना 9, तो x बराबर अपना आ गया 9/9 बराबर 1। तो x का मान क्या आ गया अपना 1। अब x का मान समीकरण 1 में लिखो या समीकरण 2 में लिखो, तो मैं समीकरण 1 में लिख रहा हूँ, क्या छोटा ही है, तो ये समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में तो 1 + y बराबर 9, तो y बराबर हो गया 9 - 1, तो y बराबर हो गया 8। संख्या क्या थी अपनी? संख्या थी अपनी x, या xy, x, y क्या? xy, तो y की जगह लिखेंगे y, x की जगह लिखेंगे x, तो संख्या क्या बन गई अपनी? 18। तो वह संख्या 18 है। वह संख्या कौन सी है? 18। इस प्रकार प्रश्नों को आपको हल करना है, इकाई की जगह इकाई का अंक, दाई की जगह दाई का अंक। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 भी उसी प्रकार है, आपको प्रश्न को केयरफुली पढ़ना है, फिर उसके बाद समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद विलोपन विधि से हल करना है।
तो सवाल कुछ इस प्रकार है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। आपको अगर पैसे निकालने तो बैंक जाना पड़ेगा, तो मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची, खजांची का मतलब कैशियर होता है, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना बैंक में गई और बोला कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। तो मीना ने कुल कितने नोट निकाले? 25। कितना हो गया टोटल? 2000 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें क्या निकालना है? 50 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या। जिस चीज को निकालना है या जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है उसको हमेशा एक्स या वाई मानना है। तो उसको शॉपिंग करनी, शॉपिंग करनी थी, इसलिए बेचारी बैंक में गई थी। तो हम माना की, क्या माना कि माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, ये नोटों की संख्या कितनी है? 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। लैंग्वेज आपको प्रॉपर लिखनी है परीक्षा में एकदम, संख्या y है। अब देखो प्रश्न में एक हिंट दे रखी है कि कुल उसने 25 नोट निकाले। तो 50 रुपए के नोट है, 100 रुपए के भी नोट है, तो कुल क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 25। एक समीकरण तो बन गया अपना यहां से, क्योंकि दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 2000। वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले लिखा कि मीना ने कुल 25 नोट निकाले। तो आपने क्या माना कि 50 रुपए के तो x नोट है, 100 रुपए के y नोट है, दोनों मिला के 25 नोट है। अब क्या लिखा है कि 2000 रुपए उसको निकालने। अब अमाउंट निकालना, क्या निकालना? अमाउंट। तो देखो अगर 50 रुपए के आपके पास 5 नोट है तो कितना हो जाएगा? पैसे कितने बनेंगे? 250। अगर 100 रुपए के आपके पास 3 नोट है तो कितने बनेंगे? 300। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं? नोट और नोट की संख्या को गुणा करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाते हैं? पैसे आ जाते हैं। इसी प्रकार इसको भी देखो, तो कितने टोटल अमाउंट कितना निकालना है? 2000 रुपए। नोट कितने? 50 रुपए के x, तो क्या हो जाएगा? 50x। नोटों की संख्या को नोटों से गुणा करने पर टोटल अमाउंट आ जाता है 100 रुपए, 100 y। टोटल कितना निकला पैसे? 2000। इस प्रकार आपको समीकरण बनाना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 50 को कॉमन ले लो दोनों में से, क्योंकि 50 का भाग सब में जा रहा है। सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो गया 2y बराबर 2000। ये इधर भाग में चला जाएगा तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 0 से 0 कट गया तो कितनी बार भाग गया? ये गया अपना 40 बार। समीकरण नंबर 2, इसको मिटा दो एक बार। अब समीकरण 1 व 2 को आपको विलोपन विधि से हल करना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा था कि विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इसको करेंगे अब विलोपन विधि से हल। अब देखो x और x दोनों कट रहे आसानी से, दोनों का साइन क्या है? दोनों प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे। जब साइन समान होता है तो हमेशा घटाना है, और घटाने पर साइन हो जाते चेंज। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट। 2 में से 1 गया तो माइनस का y, यह गया माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर अपना आ गया 15। अब y का मान उठा के लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा अपना आंसर? x प्लस 15 बराबर 25। 15 को भेजो उधर, 25 माइनस 15, तो x बराबर अपना आ गया 10। तो x आपने क्या माना था? 50 रुपए के नोट। y आपने क्या माना था? 100 रुपए के नोट। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी? 50 रुपए के नोट कितने थे? 50 रुपए के नोट 10। और 100 रुपए के नोट कितने होते हैं उसके पास? 100 रुपए के नोट 15। 100 रुपए के नोट कितने थे? 15। इस प्रकार आपको प्रश्नों को सोल्व करना है। तो मीना ने 50 रुपए के तो 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट निकाले थे। अब हम करते हैं इसका आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। ये प्रश्नावली 3.4 का आखिरी सवाल है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रत्येक 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है? देखो 7 दिन और 5 दिन। तो एक पुस्तकालय है जिसमें 3 दिन का फिक्स किराया, जैसे आपने गाड़ी वाला सवाल किया था 3.3 में, वैसा ही ये सवाल है कि 3 दिन का किराया तो फिक्स है, और उसके बाद आप जितने दिन किताब रखेंगे उसके लिए आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि किराया एक तो है सरिता, एक है सुशी। तो क्या क्या निकालना आपको? नियत किराया निकालना और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसे x और y मानना है। तो हमें क्या लिखेंगे? माना नियत किराया, नियत किराया क्या है? माना नियत किराया x रुपए है, नियत किराया x रुपए है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। ये सवाल उस प्रकार का है कि 3 दिन के तो फिक्स रुपए, उसके बाद आप जितने दिन किताब रखोगे उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। तो देखो सरिता के लिए, सरिता ने 7 दिन के कितने दिए, 7 दिन के कितने दिए सरिता ने, 27 रुपए कितने, और सुशी ने 5 दिन के कितने दिए, 21 रुपए। अब हमें बनाना है समीकरण। तो टोटल 7 दिन गए, लेकिन 3 दिन का तो फिक्स किराया था, तो बाकी कितने दिन बचे, 3 दिन। तो नियत किराया x रुपए और अतिरिक्त 4 दिन थे, कितना हुआ टोटल 27। ऐसे नहीं कि आप 7 लिख दो, यहाँ पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 3 दिन का तो इसमें से फिक्स किराया है जो आपने माना था x रुपए, और 3 दिन 7 में से जाने के बाद कितने बचे, 4 दिन, तो 4y, तो 4y हो गया 27। इस प्रकार 5 दिन, तो 3 दिन का फिक्स किराया, फिर 5 बचे, 3 गए तो कितना बचा 2, फिर उसने टोटल कितना दिया 21, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार आपको करना है। देखो एक बार, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 और 7 दिन था, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया था, ये तो आपने दे दिया x, फिर 1 दिन का y रुपए, 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 तो समीकरण क्या बन गया अपना, इसलिए ये बना अपना समीकरण x प्लस 4y। तो x प्लस 4y, ऐसे नहीं कि 7 देखोगे पूरा हो जाएगा मामला गड़बड़, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स किराया है, और उसके बाद जितनी अतिरिक्त दिन रखेगी तो हो जाएगा 4, क्योंकि 7 में से 3 दिन तो फिक्स हो गया और 4 दिन अतिरिक्त है। अब दोनों समीकरणों को हम करेंगे विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। तो देखो ये x है, दोनों x x है और दोनों का साइन कैसा है, प्लस है, और जब साइन समान होता है तो हमेशा आपको घटाना है, हमेशा क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, और घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट। 4 में से 2 गया 2y, और 27 में से 21 गया, कितना बचा, 27 में से 21 गया 6, तो y बराबर अपना आ गया 6/2, तो y बराबर क्या आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में लिखो या समीकरण 2 में लिखो, तो मैं y का मान समीकरण 2 में लिख रहा हूं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में, तो x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 21, x प्लस 6 बराबर 21, तो x बराबर 21 माइनस 6, तो x बराबर आ गया अपना 15। तो नियत किराया हो गया 15 रुपए, अतिरिक्त किराया होगा 3 रुपए। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.4 कर लिया। इस कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 से पहले जितने उदाहरण होंगे और वज्र गुणन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करना। धन्यवाद।